स्वागत है आप सभी का लाख टके की बात में। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शीनम शर्मा। लाख टके की बात में सबसे पहले बात होगी आतंकिस्तान पर भारत के स्पेशल 7 स्ट्राइक की, जिसको लेकर कांग्रेस देश में ही प्रपंच करने लगी है। इसके बाद बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर के शानदार कामयाबी की, जिससे उत्साहित बीजेपी ने 9 जून से 1 महीने तक बड़े प्लान की योजना बनाई है। साथ ही बात होगी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच तकरार की। इमरान मसूद ने बयान के क्या मायने इमरान मसूद के बयान के हैं? क्या हाथ को एसपी की जगह बीएसपी का साथ मिलेगा? और फिर बात करेंगे वृंदावन कॉरिडोर और बाकी बिहारी मंदिर ट्रस्ट के गठन को लेकर जारी सियासी घमासान की। और अब आपको खबरें दिखाते हैं विस्तार से। आतंकिस्तान पर भारत के स्पेशल 7 की स्ट्राइक जारी है। दुनिया के अलग अलग देशों में आतंक परस्त पाकिस्तान को भारत बेनकाब कर रहा है। सांसदों के डेलीगेशन के 7 ग्रुप अब तक कई देशों का दौरा कर चुके हैं और अन्य देशों के दौरे पर हैं। बैजयंत पांडा का ग्रुप सऊदी अरब, रविशंकर प्रसाद का ग्रुप इटली, संजय झा का ग्रुप जकार्ता, श्रीकांत शिंदे का ग्रुप कांगो, इसके अलावा शशि थरूर का ग्रुप पनामा सिटी, सुप्रिया सुले का दक्षिण अफ्रीका और कनिमोई का ग्रुप ग्रीस पहुंच चुका है। ये ग्रुप दुनिया को ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दे रहा है और पाकिस्तान में पल रहे आतंकवादियों की दुनिया के सामने पोल खोल रहा है। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी आवाज को वैश्विक मंच पर और बुलंद कर दिया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अगुवाई में एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल पनामा पहुंचा, जहां पर उन्होंने पाकिस्तान के आतंकवाद समर्थन को बेनकाब करने के लिए नेशनल असेंबली में सांसदों से मुलाकात की और पाकिस्तान पर जमकर हमला बोला। आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक मंच पर पाकिस्तान को भारत का पंच लगातार जारी है। इसी कड़ी में कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अगुवाई में भारत का सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल पनामा पहुंचा, जहां उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ भारत के सख्त रुख को दुनिया के सामने रखा। उन्होंने 1989 से शुरू हुए कश्मीर में आतंकी हमलों का जिक्र करते हुए कहा कि भारत अब केवल शिकायत नहीं करेगा, बल्कि आतंकवाद का मुंहतोड़ जवाब देगा। What has changed in recent years is that the terrorists have also realized they will have a price to pay. On that, let there be no doubt. When for the first time India breached the line of control between India and Pakistan to conduct a surgical strike on a terror base, a launch pad, the Uri strike in September 2015, that was already something we had not done before. Even during the Kargil war, we had not crossed the line of control. In Uri we did. शशि थरूर के साथ डेलीगेशन में शामिल शिवसेना सांसद मिलिंद देवड़ा और बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने भी पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया। हमने पूरे विश्व को अहिंसा और शांति का बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश दिया, लेकिन यही भारतीय संस्कृति ने विश्व को, अंतर्राष्ट्रीय स्तर को यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश दिया कि अधर्म के खिलाफ लड़ना, लड़ाई लड़ना, जंग लड़ना ये केवल उचित नहीं बल्कि अनिवार्य है। The days of passivity are gone। अगर आप अपने ऊपर हमला करेंगे तो भारत एक बार नहीं 100 बार भी ऑपरेशन सिंदूर करने के लिए ताकतवर है। ऑपरेशन सिंदूर 7 मई को पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में शुरू किया गया था, जिसमें भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाकर 100 से अधिक आतंकवादियों को मार गिराया। इस ऑपरेशन के बाद भारत ने 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडलों को 32 देशों में भेजा है, ताकि पाकिस्तान के आतंकवाद के समर्थन को उजागर किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कांग्रेस नेता उदित राज ने एक बार फिर से शशि थरूर पर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस सांसद शशि थरूर को बीजेपी प्रवक्ता बताया। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस नेता उदित राज के बयान पर पलटवार किया। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि उदित राज राहुल गांधी की जुबान बोल रहे हैं। सुनिए। शशि थरूर जी बीजेपी के सुपर प्रवक्ता हैं, जो बीजेपी के लोग नहीं कह पा रहे हैं। मोदी जी की चमचागिरी
या मोदी जी का गुणगान जितना वो नहीं कर पा रहे हैं और बीजेपी के लोग उससे ज्यादा शशि थरूर कर रहे हैं। और उदित राज जो बोल रहे हैं वो दरअसल राहुल गांधी की स्पीच है, वो राहुल गांधी के शब्द है। तो देखिए, अगर कोई इंडिया फर्स्ट करता है, परिवार फर्स्ट नहीं, तो कांग्रेस गाली देती है। कोई बोलता है कि देश फर्स्ट है, दल हित नहीं, तो कांग्रेस पार्टी गाली देती है। यही कांग्रेस की मानसिकता है। कांग्रेस आज केवल और केवल DGISPR पाकिस्तान के YouTube चैनल की तरह, पाकिस्तानी आर्मी के रेंजर की तरह बोल रही है और इसीलिए पाकिस्तान के मीडिया चैनल में यही लोग घूम रहे हैं और जो पाकिस्तान को एक्सपोज कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ये हमारे सांसद भी नहीं है, ये हमारे नेता भी नहीं है। यही कांग्रेस पार्टी है। ऑपरेशन सिंदूर की शानदार कामयाबी के बाद बीजेपी उत्साहित है। 9 जून से 1 महीने तक पार्टी ने 10 बड़े प्लान की योजना बनाई है। दूसरी ओर यूपी सरकार ने भी बड़ा फैसला लिया, जिसमें मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में कन्याओं को सिंदूर दान के साथ 1 लाख रुपए की सहायता भी दी जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से उत्साहित बीजेपी अब इसे जन जन तक पहुंचाने की तैयारी में है। यह अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार के 11 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। इसके लिए पार्टी ने 10 बड़े मेगा प्लान तैयार किए हैं, जिसमें देश भर में रैलियां, जनसभाएं और सामाजिक कार्यक्रम शामिल हैं। बीजेपी का लक्ष्य है कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को हर घर तक पहुँचाया जाए और सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच पहुँचाया जाए। उधर 30 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानपुर दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो पहलगाम आतंकी हमले में शहीद हुए शुभम द्विवेदी के परिजनों से मुलाकात भी कर सकते हैं। इस दौरे की तैयारियों का जायजा लेने के लिए सीएम योगी कानपुर पहुंचे थे। सीएम योगी ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। इधर ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद यूपी सरकार ने भी एक और बड़ा कदम उठाया है। अब मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत शादी करने वाली कन्याओं को उपहार के तौर पर सिंदूर दान भी दिया जाएगा। इतना ही नहीं, योजना के तहत दी जाने वाली आर्थिक सहायता को 51,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है। सामूहिक कन्या विवाह योजना के अंतर्गत अब कन्या को 1 लाख रुपया देने का निर्णय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया है। 1 लाख रुपए में से 60,000 रुपया सीधे कन्या के खाते में जाएगा और 40,000 रुपए से कन्या को उसके सुहाग का सामान उपहार के स्वरूप दिया जाएगा। इस नई पहल के तहत कन्याओं को सिंधौरा यानी सिंदूर दान के साथ अन्य उपहार भी दिए जाएंगे। ये कदम सामाजिक समरसता और महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद सिंदूर का जो संदेश है उसको जहां भारतीय जनता पार्टी गांव गली लेकर जाएगी, वहीं दूसरी तरफ अब योगी सरकार ने बड़ा फैसला कर लिया है। यूपी सरकार का सामूहिक विवाह योजना में बड़ा बदलाव समाज में सकारात्मक ऊर्जा की किरण माने जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद द्वारा समाजवादी पार्टी के बजाय बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन से अधिक फायदा होने के बयान ने सियासी सरगर्मी बढ़ा दी है। कांग्रेस और एसपी के साथ बीएसपी के नेता भी इमरान मसूद के बयान के सियासी फायदे तलाशने में जुट गए हैं, जबकि ये भी सच है कि बीएसपी कांग्रेस का हाथ आसानी से नहीं थामेगी। देखिए, एक और एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव कहते रहे हैं कि कांग्रेस के साथ उनका सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद जिस तरह से लगातार गठबंधन को लेकर बयान दे रहे हैं, उससे सब कुछ ठीक नजर नहीं आ रहा है। लोकसभा चुनाव में 6 सीटें जीतने के बाद कांग्रेस प्रदेश में अपने पैर मजबूती से जमाने की कवायद में जुटी है, जिसके लिए सपा से ज्यादा बसपा फायदेमंद लग रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी का दावा है कि कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में 35 सीटों से ज्यादा नहीं दिया जाएगा। इमरान मसूद वो पहले बसपा में गए थे, फिर सपा में आए, फिर कांग्रेस में गए, तो वो अब अपनी जो भरोसा है वो जीतना चाहते हैं, इसलिए इस तरीके के बयान दे रहे हैं। और जहां तक सीटों के बंटवारे का सवाल है, तो लोकसभा सीट जिस तरह से कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के समर्थन से जीती थी, उन सीटों के हिसाब से कांग्रेस को
मैक्सिमम 35 सीटें समाजवादी पार्टी दे सकती, इससे ऊपर कांग्रेस को सीट समाजवादी पार्टी देने वाली नहीं। सवाल है कि आखिर कांग्रेस समाजवादी पार्टी पर दबाव बनाने की राजनीति क्यों कर रही है? क्या कांग्रेस को 2027 में अपने रास्ते अलग करने हैं? उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के सामने बहुजन समाज पार्टी की सिवा कोई विकल्प नहीं है। हम सब का एक उद्देश्य है कि भाजपा को 2027 में उत्तर प्रदेश से सत्ता से बाहर करना। उसके लिए सीटों को लेकर जो बात है तो राष्ट्रीय नेतृत्व और समाजवादी पार्टी के बीच में बैठकर बात होगी और निश्चित तौर से जब नए सिरे से बात होगी तो जो स्थिति है 2027 की सीटों के बंटवारे की वो बिल्कुल कुछ अलग होगी। जिस तरह से इमरान मसूद लगातार समाजवादी पार्टी पर हमलावर है, उससे साफ तौर पर नजर आ रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आने वाले दिनों में ये कहानी समाजवादी पार्टी की ऑफिस से होते हुए बहुजन समाज पार्टी तक पहुंच जाएगी। लोकसभा के चुनाव में इंडिया ब्लॉक ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश में 43 सीटें जीती, उससे बात और ज्यादा बड़ी हो जाती है कि कांग्रेस अपना दावा और ज्यादा बड़ा करे। तो क्या 2027 के चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में कोई मनभेद होने वाला है और उसका फायदा बहुजन समाज पार्टी उठाना चाहती है? कैमरा पर्सन रवि के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। वृंदावन कॉरिडोर और बांके बिहारी मंदिर ट्रस्ट के गठन को लेकर सियासत गर्मा गई है। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान पर बीजेपी हमलावर। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गठित बांके बिहारी मंदिर ट्रस्ट पर यह विवाद इतना गहराया क्यों है, इस रिपोर्ट में देखें। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने वृंदावन कॉरिडोर और बांके बिहारी मंदिर ट्रस्ट के गठन पर यूपी सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश ने दावा किया कि बीजेपी अपने संगी साथियों को मंदिर में जगह देकर भ्रष्टाचार कर रही है। अखिलेश ने कहा, सैकड़ों सालों से मंदिरों का प्रबंधन करने वाले पुजारियों और सेवकों से उनके अधिकार छीने जा रहे हैं। बीजेपी मंदिरों पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है और ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि परंपरागत प्रबंधन सही नहीं है। वृंदावन कॉरिडोर को लेकर अखिलेश के इस बयान ने नया विवाद खड़ा कर दिया। अखिलेश के आरोपों पर बीजेपी ने करारा जवाब दिया। बीजेपी ने कहा कि अखिलेश यादव की सरकार ने सिर्फ कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाने का काम किया और अब जब योगी सरकार सनातन संस्कृति के लिए काम कर रही है तो उन्हें तकलीफ हो रही है। इन्होंने तो कुछ किया नहीं अपने सत्ता में रहते हुए, सिर्फ एक ही वर्ग की जो चार दीवारी शमशान घाट समुदाय की जो अपनी जगह होती है उसका किया। लेकिन जिस तरीके से कल्याणकारी योजनाओं के साथ साथ हमारे धार्मिक स्थलों को अच्छा बनाने का कार्य, उनको सुरक्षित करने का काम जो हमारी सरकार में हो रहा है वो वास्तव में सराहनीय है। विवादों के बीच सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 26 मई को श्री बांके बिहारी जी मंदिर न्यास 2025 अध्यादेश को अधिसूचित कर दिया। इसके तहत मंदिर ट्रस्ट का नया ढांचा तैयार किया गया है। नए ट्रस्ट में कुल 18 सदस्य होंगे, जिसमें प्रशासनिक और धार्मिक दोनों पक्षों के प्रतिनिधि शामिल हैं। इसका मकसद मंदिर के प्रबंधन में पारदर्शिता और सुचारू संचालन सुनिश्चित करना है। ये कदम भक्तों की बढ़ती भीड़ और मंदिर की व्यवस्थाओं को बेहतर करने की दिशा में उठाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उत्तराखंड में साल 2016 के सनसनीखेज दल बदल मामले में सीबीआई अब एक्शन मोड में नजर आ रही है और उस दौर के बागी विधायकों और नेताओं को समन भेजकर पूछताछ शुरू हो गई है। मंत्री सुबोध उनियाल समेत कई बड़े नेताओं को सीबीआई कोर्ट में पेश होने का नोटिस मिला है। क्या है पूरा मामला, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। साल 2016 में उत्तराखंड की सियासत में उस वक्त तूफान आ गया था जब तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत का एक स्टिंग वीडियो सामने आया। इस वीडियो में रावत कथित तौर पर विधायकों को पार्टी में बनाए रखने के लिए टॉप अप देने और मंत्री पद पर रहते हुए आंख बंद करने की बात कहते नजर आए। इस स्टिंग के बाद 9 कांग्रेस विधायकों, जिनमें पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा, हरक सिंह रावत, सुबोध उनियाल, उमेश शर्मा काऊ, कुंवर प्रणव सिंह, अमृता रावत, शैलेंद्र सिंघल, प्रदीप बत्रा, सभी ने बगावत कर बीजेपी का दामन थाम लिया।
इस दल बदल ने हरीश रावत सरकार को संकट में डाल दिया और मामला सीबीआई जांच के दायरे में आ गया। सीबीआई ने दल बदल करने वाले तत्कालीन 9 विधायकों को नोटिस सर्व किया है, जिसमें एक और विधायक रेखा आर्य भी शामिल हैं, जो फ्लोर टेस्ट के दौरान कांग्रेस छोड़कर बीजेपी के पाले में खड़ी हो गई थी। अब विधायक सीबीआई कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे। सीबीआई ने अब इस मामले में जांच तेज कर दी है। बागी विधायकों और नेताओं को समन भेजकर पूछताछ शुरू हो गई है। खास बात यह है कि सभी नेताओं को अलग अलग तारीखों पर बुलाया गया है। मंत्री सुबोध उनियाल को गुरुवार को सीबीआई कोर्ट में पेश होने का नोटिस मिला है। हरीश रावत जी के खिलाफ कोई सीबीआई में केस है और उसमें पहले भी एक बार हमारी गवाही हो चुकी है। अब दोबारा जो आईओ हैं उन्होंने फिर दोबारा गवाही के लिए सबको भेजा है कि साहब आप करके हम लोगों से कुछ लोगों को मालूम करना होगा घटना के बारे में। उस बारे में आया नोटिस। 2016 के दल बदल ने उत्तराखंड में राजनीतिक अस्थिरता पैदा की थी, जिसके बाद राष्ट्रपति शासन भी लगा था। सीबीआई जांच शुरू होने के बाद हरक सिंह रावत ने शिकायत वापस लेने की अर्जी दी थी, लेकिन इस पर कोई फैसला नहीं हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। क्रिकेट का जुनून हर किसी के सिर चढ़कर बोलता है। इस बार आईपीएल की क्लोजिंग सेरेमनी बेहद खास रहने वाली है। क्रिकेट पिच पर शौर्य को सलाम किया जाएगा। देखिए खास रिपोर्ट। आईपीएल क्लोजिंग सेरेमनी में ऑपरेशन सिंदूर को कैसे सलामी दी जाएगी। क्रिकेट के पिच शौर्य को सलाम। आईपीएल क्लोजिंग सेरेमनी में ऑपरेशन सिंदूर। बल्लेबाजों का दमखम, सेना का पराक्रम, सेना की वीरता, साहस को सलामी। आईपीएल का फाइनल होगा बेहद खास। हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया था जब आतंकिस्तान में 6-7 मई को भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान में आतंकवादियों के 9 ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया था। सेना के पराक्रम, साहस, जांबाजी के लिए सबने यही कहा था, ताकत वतन की तुमसे है, नाज है हिंद के रक्षकों पर। 22 अप्रैल को पहलगाम में दहशतगर्दों ने बेकसूर निहत्थे 26 टूरिस्टों की बेरहमी से हत्या कर दी थी। देश इस आग में उबल रहा था कि आखिर कब बदला लिया जाएगा। फिर ऑपरेशन सिंदूर बना देश का गुरु। नापाक ताकतों को मिट्टी में मिला दिया गया। भारतीय सेना की यही शौर्य गाथा दुनिया सुनेगी। सेना के वीरों को दी जाएगी सलामी। मौका भी खास होगा। इस बार आईपीएल की क्लोजिंग सेरेमनी ऑपरेशन सिंदूर के रंग में रंगी होगी। बीसीसीआई ने आईपीएल की क्लोजिंग सेरेमनी में तीनों सेना प्रमुखों को आमंत्रित किया है। इस समारोह में भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना प्रमुखों समेत शीर्ष सैन्य अधिकारियों और सैनिकों को आमंत्रित किया गया है। क्लोजिंग सेरेमनी में ऑपरेशन सिंदूर के नायकों को मिलेगी सलामी। 3 जून को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आईपीएल की क्लोजिंग सेरेमनी है। बोर्ड के सेक्रेटरी देवजीत सैकिया ने मंगलवार को कहा, हमने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न मनाने के लिए थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह समेत सेना के प्रमुख अधिकारियों और सैनिकों को अहमदाबाद में आईपीएल का फाइनल मैच देखने के लिए आमंत्रित किया है। क्रिकेट का जुनून हर किसी के सिर चढ़कर बोलता है। जब बात देश की रक्षा, अखंडता की आती है तो सेना का पराक्रम ही विजय पताका लहराता है। क्रिकेट पिच पर रनों की बरसात तो होगी, आसमान में बिखरेगी ऑपरेशन सिंदूर की छटा, जो यकीनन देखने लायक होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात मौसम की कर लेते हैं। मौसम लगातार बदल रहा है, कहीं गर्मी पड़ रही है तो कहीं आंधी और बारिश। यूपी में 31 मई तक 20 से ज्यादा जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मई का महीना खत्म होने जा रहा है, जो भयंकर गर्मी के लिए जाना जाता है। लेकिन इस बार गर्मी से ज्यादा आंधी बारिश ने कहर बरपाया। मई में जहां पिछले साल गर्मी के सारे रिकॉर्ड टूट रहे थे, तो वहीं इस बार मौसम लगातार
यू टर्न ले रहा है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो आने वाले दिनों में मौसम खराब रहने का अनुमान है। बुंदेलखंड के साथ कुछ इलाकों में गर्मी का असर दिख रहा है, लेकिन मौसम विभाग ने 31 मई तक 24 जिलों में आंधी बारिश की संभावना जताई है। इनमें बांदा है, चित्रकूट है, सोनभद्र है, प्रयागराज, वाराणसी, मिर्जापुर, चंदौली, गाजीपुर है, मऊ, बलिया, देवरिया है, गोरखपुर, बस्ती, संत कबीर नगर है, कुशीनगर, गोंडा, श्रावस्ती, महोबा, बहराइच है। ललितपुर के अलावा कई दूसरे जिले शामिल हैं। नौतपे की शुरुआत 25 तारीख से हो चुकी है और ऐसे में नौतपे में कहा जाता था कि नौतपा के जो 9 दिन है सबसे ज़्यादा हीट होती है और ऐसे में तापमान 45 कहीं 46 अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड और यहाँ तक कि राजस्थान में इस दौरान तापमान 46-47 डिग्री तक पहुँचता। मगर इस बार 30 वर्षों का रिकॉर्ड बीट हुआ है। इस वक्त न्यूज़ 18 ग्राउंड जीरो पर आप देख सकते हैं कि मौसम में चेंज आया है और कहीं ना कहीं नौतपे में बादलों की आवाजाही है, कहीं बूंदाबांदी। अगर वेस्टर्न यूपी की बात की जाए तो कई जगह बूंदाबांदी हुई, कहीं तेज़ बारिश हुई है, तेज़ हवाएं चल रही हैं और ऐसे में मौसम विभाग का मानना है कि 30 वर्षों का ये रिकॉर्ड बीट हुआ है। और हीट इंडेक्स भले ही बढ़ा है, उमस बढ़ी है, मगर तापमान में गिरावट आई है और ऐसे में तापमान 40 डिग्री के बीच में फ्लोट कर रहा है। और तापमान 45-44 डिग्री जाने वाले नहीं है, वो तापमान 40 के नीचे रहेंगे। लेकिन जो हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, जो बंगाल की खाड़ी से लगातार मॉइस्चर फीड पूरे उत्तर भारत में थ्रो हो रहा है, उसकी वजह से उमस बनी रहेगी और जो हीट इंडेक्स हैं वो भी 55 से 58 के बीच में पूरे कानपुर मंडल सहित उत्तर प्रदेश में बने रहेंगे। यूपी में इस वक्त 2 तरह का मौसम चल रहा है। कई इलाकों में गर्मी और उमस परेशान कर रही है तो कहीं आंधी और बारिश की आशंका है। हरियाणा के ऊपर है और साथ ही में वहाँ से एक ट्रफ लाइन उड़ीसा की तरफ मूव हो रहा है, तो जिसकी वजह से आने वाले दिनों में छिटपुट बूंदाबांदी जो तराई बेल्ट और पूर्वी उत्तर प्रदेश में यह भी जारी रहेगा फिलहाल 1 हफ्ते तक। देखिए, अगर हम मानसून की बात करें तो केरल में मानसून ऑनसेट हुआ 8 दिन पहले और अभी तमिलनाडु भी क्रॉस हो गया है। तो कहीं ना कहीं जो हमारा जो नॉर्मल रेंज है वो 18 जून से उत्तर प्रदेश में आता है। तो कहीं ना कहीं जो उससे पहले 1 हफ्ता 10 दिन पहले तब हम क्लियर बता सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में मानसून कब ऑनसेट हो रहा है। उत्तराखंड के लिए भी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत और कई इलाकों में बारिश हो सकती है। 31 मई तक हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। चारधाम यात्रा भी चल रही है, श्रद्धालुओं को सतर्क रहने की अपील की गई है। वहीं उत्तराखंड के चक्राता में सोमवार को टाइगर फॉल में नहाने के दौरान पहाड़ी से पेड़ गिरने से हादसा हुआ था, जिसकी चपेट में आकर 2 लोगों की मौत हो गई थी। खबरें जारी हैं, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।